नमस्कार। आवाम की आवाज में आपका स्वागत है। आवाम की आवाज के साथ आज जुड़े हैं जगदीश चंद्र जांगिड़। जगदीश चंद्र जांगिड़ राजस्थान विधानसभा के विधानसभा क्षेत्र सादुलशहर जिला श्री गंगानगर के विधायक। हाँ, जगदीश चंद्र जांगिड़ जो विद्यार्थी जीवन से राजनीति में सक्रिय रहे और राष्ट्रीय युवा राजनीति से आज सादुलशहर विधानसभा का एक विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपकी मेहनतकश छवि और आपकी आवाम की आवाज के लिए बुलंद विधानसभा में उठी आवाजें आपकी एक पहचान बन चुकी हैं। मैं सबसे पहले जगदीश जांगिड़ साहब से जानना चाहूंगा कि इस देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण राजस्थान में 18 मार्च से और पूरे देश में 24 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण देश के आर्थिक विकास का पहिया रुक चुका है। रोजगार की स्थिति खराब हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई, जिसकी इबारत देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लिखी है। आप इस आर्थिक पैकेज का आकलन कैसे करते हैं? केंद्र सरकार ने जो आर्थिक पैकेज ऐलान किया इस देश की इकोनॉमी को दोबारा से रिवाइव करने का 4 स्टेज में किया है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार अपने आप में कंफ्यूज है। ये समझ में नहीं आ रहा कि एक आर्थिक पैकेज है या लोन मेला है। वो सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने वो सारी बातें करी है जो 2019 के लोकसभा के चुनाव में उन्होंने घोषणा पत्र में थी। उन बातों को नाम बदल के दोबारा से लोगों के बीच में रख दिया गया। बेहतर ये होता कि इस देश का जीडीपी का जो किसान का जो हिस्सा है, अगर किसान इस देश का खड़ा होगा तो ये देश खड़ा हो पाएगा। किसान का ध्यान में रखते हुए आज गाँव में भी किसान ही इस देश का है। हमारा जो जमीन, जो खेत जोतने वाला जो व्यक्ति है, जो अन्नदाता है, वही सक्षम है इस देश के कोरोना की महामारी बचाने के लिए सरकार में जो योगदान दिया है वो निश्चित तौर पर बधाई का पात्र है। सबसे पहले सरकार की जरूरत थी कि किसान को खड़ा करने के लिए, किसान को खड़ा करने के लिए इस आर्थिक पैकेज से कुछ नहीं हो रहा। सबसे पहले जो सपोर्ट प्राइस था उसको सरकार डिसाइड करती, सपोर्ट प्राइस थोड़ा बढ़ावा करती और सरकार पाबंद करती राज्य सरकारों को कि सपोर्ट प्राइस पे उसकी फसल खरीदी जाए ताकि किसान को थोड़ा बहुत संबल मिल सके। दूसरा, जो केसीसी या दूसरे जो लोन सरकार ने जो किसानों ने ले रखे हैं उसकी कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी सरकार बनती ताकि किसान को उससे पीछा छूट सके। तीसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, अगर सही मायने में ये किसान की हितैषी सरकार है दिल्ली की, जो 2014 में जब चुनाव था तो नरेंद्र मोदी साहब इस देश के प्रधानमंत्री को उम्मीदवार थे इस पार्टी के, तब उन्होंने पटना की एक रैली में ये कहा था कि किसान की आमदनी को हम दुगना करेंगे और स्वामीनाथन कमेटी को लागू करके किसान को संबल प्रदान करेंगे। आज सरकार बने हुए करीब 7 साल हो गए हैं, वो 5 साल पिछले भी निकल गए, 2 साल ये भी निकल गए और किसान की स्थिति वो की हुआ है। इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा मार पड़ी है वो उस व्यक्ति को पड़ी है जो सबसे नीचे स्तर का व्यक्ति है। जो बीमारी आई है हवाई जहाज से और भुगत रहा है जमीन का आदमी। आज जो हमारे जो प्रवासी जो मजदूर हैं, हमारे खेतिहर मजदूर हैं, लोकल मजदूर हैं, और किसान, आप देख रहे हो टीवी में, चैनल, अखबार में पढ़ भी रहे हो आप कि किस तरीके से जो सबसे जो मेहनत कर जो लोग थे, जिसके आधारभूत जो ढांचा इस देश का जो मजबूत करने में जिनका योगदान रहा है पिछले 72 साल के अंदर, सबसे ज़्यादा दुर्गति उस व्यक्ति की हो रही है। उसके लिए सरकार के पास में किसी प्रकार का कोई एजेंडा नहीं है। अभी 3 दिन पहले जब मैं देश के वित्त मंत्री की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि हम 5 किलो आटा और 1 किलो हम दाल देंगे और या अपने चावल देंगे, वो उस व्यक्ति को देंगे, उस प्रवासी मजदूर को, अगर जो बच गया तो। इससे बड़ी असंवेदनशीलता और अमान्य बात इस देश के मजदूरों के साथ नहीं हो सकती जो देश के वित्त मंत्री ने कही है। देखिए, किसी भी राहत पैकेज या किसी घोषणा का आधार कोई न कोई आंकड़े होते हैं। निश्चित तौर पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन घोषणाओं का कोई आधार लिया होगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपको इसमें क्या आपत्ति नजर आती है?
कि माननीय वित्त मंत्री जी को या तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का अंदाजा नहीं है या इस देश के आंकड़ों का पता नहीं है। वो कह रहे भी देश 8 करोड़ जो मजदूर हैं वो सड़कों पे घूम रहे हैं, जो अपने अपने घर जा रहे हैं, कोई घर से आ रहा है। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी को इस बात का पता होना चाहिए कि 2011 का जो सेंसस का जो आधार माना गया है, आज 2020 है, वो संख्या 15 करोड़ भी हो सकती है, वो संख्या 12 करोड़ भी हो सकती है। वित्त मंत्री को ये कहना चाहिए था कि रैंडमली हमारा मोटा मोटा अंदाजा है कि इतने लोग जो है वो सड़कों पे हो सकते हैं, सरकार उसकी कॉम्प्लीट पॉलिसी बनाए। आज भी मैं देख रहा हूँ किस तरीके से रेल के नीचे आ रहे हैं, एक्सीडेंट हो रही है। अभी भी एक एक्सीडेंट हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे झगड़ा हो रहा है मजदूरों का, मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर पे मजदूरों का झगड़ा हो रहा है। इस सरकार ने लॉकडाउन के बाद में जो इस देश के जो मजदूरों की जो स्थिति करी वो बिल्कुल ही बहुत अमानवीय है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि 1947 में जब देश का पार्टीशन हुआ था, या वियतनाम युद्ध के बाद में जो स्थिति हुई थी, या बांग्लादेश 1971 में जब बांग्लादेश बड़ा था, उससे ज्यादा बुरी स्थिति इस देश के आम व्यक्ति की हो गई है। और जिस तरीके से लोगों को पलायन करके अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ रहा है, ये बहुत ही बुरी स्थिति है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इस गंभीरता को समझे और नहीं, ऐसा नहीं हो कल को कि इस देश का जो मजदूर है, इस देश का आखिरी छोर का व्यक्ति है, इस सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा काम नहीं कर दे कि देश में वातावरण खराब हो जाए। ये मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ। सरकार को कोई ना कोई रास्ता निकाले और कॉन्क्रीट पॉलिसी बढ़ाए कि किस तरीके से इंडस्ट्री को रिवाइज करना है, किस तरीके किसान को दोबारा खड़ा करना है, किस तरीके मजदूरों में आत्मविश्वास पैदा करना है, विश्वास पैदा करना, ताकि वापस आके अपना वो काम धंधा शुरू करें। और आज सरकार को चाहिए कि राज्य सरकारों से कोऑर्डिनेशन करके सबसे पहले उनको घर पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि संवेदनशीलता है, हर व्यक्ति इमोशनल अपने परिवार में जाने की कोशिश कर रहा है कि भाई एक दफा मैं मेरे घर चला जाऊं, उसके बाद में जैसी स्थिति बनती है उसके हिसाब से मैं फैसला करूंगा। तो सरकार को मानवीय पक्ष को देखते हुए सबसे पहले रिहेबिलिटेट करने के लिए, दोबारा से पुनर्स्थापित करने के लिए मजदूरों को सरकार को काम करना चाहिए। और जिस तरीके लॉकडाउन की 4 की जो घोषणा आज माननीय प्रधानमंत्री करेंगे या सरकार करेगी, उसमें मुझे इस बात की मैं उम्मीद करूंगा सरकार के माध्यम से सरकार कोई ना कोई रास्ता निकाल के इनके पुनर्वास की व्यवस्था करेगी। और आने जाने में जो दिक्कत हुई है, सरकार को माफी मांगनी चाहिए देश के सामने कि हमारे से गलती हो गई है। सरकार को चाहिए था लॉकडाउन से पहले 5-7-10 दिन का टाइम देके सारे मजदूरों को सेटल डाउन अपने कर देते, उसके बाद में रैंडमली इनके चेकिंग होती, इनके टेस्टिंग होती, ताकि इस बीमारी पे हम लोग कंट्रोल कर पाते। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए दूसरे देशों के से हमें बहुत से तरीके और उदाहरण अनुकरण करने के लिए मिले। उसमें एक लॉकडाउन का तरीका था, और लॉकडाउन के तरीके को हमारे देश के विशेषज्ञ इस रूप में ले रहे थे कि इस समय का उपयोग जहां कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में सहायक होगा, वहीं हमारी केंद्रीय सरकार को इस कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए अपनी चिकित्सा व्यवस्थाओं को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगा और कुछ समय प्राप्त हो जाएगा। क्या आप ये समझते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा इस समय का उपयोग कर इस कोरोना वायरस के संक्रमण के भविष्य के खतरों के लिए तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं? आज सरकार की जो स्थिति है वो स्थिति ये है कि आपके पास में टेस्टिंग की कोई व्यवस्था ही नहीं है, आपके पास में स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा ही नहीं है। ये तो लोगों की आपस में समझाइश से, एक आपस में एक सामाजिक संदेश के माध्यम से इस बीमारी को कंट्रोल कर रहे हैं। सरकार कह रही है फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखे, एक बिल्डिंग में 20-20 मजदूर रह रहे हैं एक कमरे के अंदर। घर के बाहर तो सोशल डिस्टेंस हो गया, लेकिन घर के अंदर तो सोशल डिस्टेंस नहीं हो सकता। बैठने की रहने की जगह नहीं है, छप्पर में लोग सो रहे हैं, भट्ठा मजदूर एक कमरे 20-20 लोग रहे। किस तरीके से फिजिकल डिस्टेंसिंग रह पाएगी, इस बात की मुझे चिंता है। सरकार को निश्चित तौर पे कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी बना के इस बीमारी का मुकाबला करना चाहिए, ये मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ। जगदीश जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि जिस समय कोरोना वायरस का संक्रमण राजस्थान में हुआ, उस समय राजस्थान विधानसभा चल रही थी और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उस समय से इस कोरोना वायरस के संक्रमण पर चिंतन करना प्रारंभ कर दिया, जिसका परिणाम यह था कि भारत सरकार की घोषणा से पहले 18 मार्च को राजस्थान में लॉकडाउन की घोषणा की गई। इस
अवधि के दौरान, लॉकडाउन की अवधि के दौरान केंद्र और राज्य के सुरों में भी उतार चढ़ाव आया और एक ऐसी स्थिति आ गई जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पीठ थपथपाते हैं और उनके प्रबंधन की तारीफ करते हैं। दूसरे राज्यों को उनसे अनुकरण करने के लिए कहते हैं और यह बातें राजनीतिक गलियारों से लेकर पत्र पत्रिकाओं की मुख्य सुर्खियां बन जाती हैं। ऐसा क्या हुआ राजस्थान में कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को पूरे देश में एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जाने लगा? देखिए, जब विधानसभा सत्र चल रहा था, राजस्थान सरकार ने मेडिकल की सेवाओं को अच्छा करने के लिए हमने इसकी तैयारी करने के लिए राजस्थान सरकार ने विधानसभा में इसकी चर्चा कराई और एक निरोगी राजस्थान का बिल राजस्थान विधानसभा में आया और 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था स्पेशल बजट में इसकी की गई ताकि राजस्थान में कोई व्यक्ति बीमार नहीं हो। मुख्यमंत्री जी ने, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी इसको इंसेंटिव लिया और 13 तारीख के बाद विधानसभा एडजोर्न हो गई। उसके बाद कोरोना की महामारी के मामले शुरू हो गई। उससे पहले 7 तारीख को राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री जी विधानसभा में अपना स्टेटमेंट भी दिया था। तब 2 मरीज थे, दोनों मरीज मंडावा में, जो झुंझुनू में, वो दोनों इटली के मरीज थे, उसमें दोनों ठीक हो चुके थे और वो चले गए थे। लेकिन इसकी आशंका लग रही थी कि ये बीमारी आगे बढ़ेगी। ये बीमारी व्यक्ति के कॉन्टैक्ट से आ रही है और राजस्थान सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके मुख्यमंत्री जी ने इसकी व्यवस्था करी है और जिस तरीके रोजाना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके एक एक चीज की मॉनिटरिंग सीएम कर रहे हैं। सीएम ने पूरे प्रशासन को, पूरे जनप्रतिनिधियों को इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए पूरी ताकत के साथ झोंक दिया, जिसका नतीजा ये है कि आज राजस्थान की भीलवाड़ा मॉडल का पूरे देश में अनुसरण किया जा रहा है और इस बीमारी को लड़ने के लिए हमने पूरी तैयारी के साथ हमने लड़ी और यही एक कारण है मुख्यमंत्री जी की वजह से कि आज कोरोना वायरस राजस्थान में जितना हो सकता था उसको नहीं होने हमने दिया और इस बीमारी का मुकाबला किया है। आज भी सीएम साहब हर चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और रोजाना जनप्रतिनिधियों से व्यक्तिगत फोन पे बात भी करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बात भी करके, इसके साथ साथ कोरोना बीमारी से तो लड़ रहे हैं, इसके साथ साथ बाकी जो प्राथमिक सेवाएं हैं, जैसे पानी की कोई व्यवस्था की बात हो, सड़क की व्यवस्था की बात हो या दूसरी लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में की बात हो, मंडियों में जो फसल खरीदने की बात हो, व्यापारियों की समस्याओं की बात हो, सारी समस्याओं को बड़े विस्तार से राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से अपनी बात शेयर करी है और जो बेहतरीन तरीके से हो सकता है इस मिनिमम बजट के अंदर, क्योंकि केंद्र सरकार के माध्यम से जो पैसा राजस्थान को राजस्थान के हिस्से करना चाहिए वो पैसा नहीं आ रहा। आज राजस्थान की फाइनेंशियल स्थिति आपके सामने है, आपसे कोई छुपी हुई नहीं है। हमारे जीएसटी का पैसा भी नहीं आ पा रहा और केंद्र सरकार से 1 लाख करोड़ रुपए के हम लोग मांग भी कर चुके हैं। बार बार प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि राजस्थान की स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं है, इसलिए राजस्थान को आप को मॉडल मान के ज़्यादा इसमें हमारा शेयर बनता है उसके साथ साथ अलग से पैसा देना चाहिए ताकि हम इस बीमारी का मुकाबला करें। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये तय किया कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जहाँ मात्र सिर्फ पहले 4 लैब होती थी कोरोना टेस्ट की, आज ये तय किया राजस्थान सरकार ने कि हर जिले लेवल पे एक कोरोना की टेस्टिंग की लैब जिले पे होगी, जिसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। वो जल्दी हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि राजस्थान सरकार के मिनिमम बजट के बावजूद भी मुख्यमंत्री जी के जो फैसले हैं, जो फैसले करने का जो आत्मविश्वास उनका और उनका कॉन्फिडेंस जो है, उनका नेतृत्व के अंदर जो उनका अनुभव है, उसका राजस्थान की जनता को निश्चित तौर पर लाभ मिला है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संकल्प की तरह, जिस तरीके से आपको याद होगा जब राजस्थान में अकाल पड़ा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मेरे प्रदेश के अंदर वो भूखा नहीं सोएगा। उसी को संकल्प मानते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कोरोना को एक संकल्प लेते हुए ये तय किया कि राजस्थान की कोरोना की बीमारी को हम इस प्रदेश में नहीं फैलने देंगे और जो बेहतर से बेहतर सरकार के माध्यम से जो हो सकता है जनता के लिए वो हम करेंगे। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि मेडिकल व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए इस प्रदेश के स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए जितने भी पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी और उसके बावजूद हम करेंगे। मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि अगर प्रवासी मजदूरों को अगर भेजने की बात कही तो प्रदेश के अंदर, सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने पीएम को कहा कि हम हमें ट्रेनों की व्यवस्था कराएं ताकि हम हमारे जो
जो प्रवासी मजदूर हैं जो अपने अपने प्रदेश में जाना चाह रहे हैं उनको भेज सकें। और उसी का परिणाम था हमारे लाखों की तादाद में जो स्टूडेंट जो कोटा में पढ़ रहे थे, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, IIT की पढ़ाई कर रहे थे, इस देश के अनेक प्रांतों से लोग कोटा में थे। मुख्यमंत्री जी ने पहल करके सारी सरकारों से व्यक्तिगत तौर बात करके सारे स्टूडेंट्स को भेजा गया ताकि कोई भी स्टूडेंट कोरोना की बीमारी की चपेट में नहीं आए। और आज आलम यह है कि एक भी बाहर का स्टूडेंट कोटा में नहीं है। इसी तरीके से बाकी जो एजुकेशन संस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप करने के लिए राजस्थान सरकार ने समय समय पर जो इस बीमारी के दौरान लॉकडाउन के द्वारा जो व्यवस्था हो सकती है उसके सरकार उसकी कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य के अलावा जो शिक्षा के क्षेत्र में जो कृषि के क्षेत्र में है, ये सिंचाई की बात है, उस सारी व्यवस्था को मुख्यमंत्री जी बड़ा बढ़िया बंदोबस्त करके इस जनता को राहत प्रदान करने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। आप सबके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूँ और इस बात की उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में इस कोरोना की महाबीमारी से निश्चित तौर पर हम विजय पाएंगे। मुझे विगत विधानसभा चुनाव याद है, आपका चुनाव प्रचार याद है और चुनाव जीतने के बाद आपका अपनी जनता से किया हुआ वादा याद है जिसमें आपने मूलभूत सुविधाओं की बात कही थी और उन मूलभूत सुविधाओं में आपने शिक्षा और चिकित्सा को अपने विधानसभा क्षेत्र में सुदृढ़ करने की बात कही थी। आपके कार्यकाल के प्रारंभिक चरणों में ही कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया है, जहां चिकित्सा सेवा की अत्यधिक आवश्यकता है। आप अपने इस वादे को अपनी जनता से कैसे पूरा कर पा रहे हैं और किस तरीके से अपनी उपस्थिति को जो हमने पत्र पत्रिकाओं से पढ़ी है उसे अपने विधानसभा क्षेत्र में उसे बनाए रख पा रहे हैं। देखिए 23 तारीख को लॉकडाउन हुआ राजस्थान में। लॉकडाउन के बाद में सबसे ज़्यादा चिंता थी वो थी देश के लोगों का, मेरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के जो गरीब लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर थे, जिनको रोज़ाना रोजी रोटी की व्यवस्था, उनकी सबसे ज़्यादा चिंता की बात थी। मैंने प्रशासन के माध्यम से सबसे पहले तय किया कि मेरे 180 गांव में, मेरे विधानसभा क्षेत्र के मेरे प्रत्येक गांव में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। यही मुख्यमंत्री जी की मंशा थी। उस मंशा को ध्यान में रखते हुए हमने 180 गाँव का एक प्रारूप तैयार करके हमारे जो गाँव के अंदर हमारे कांग्रेस के जो एक्टिव वर्कर हैं, कांग्रेस पार्टी के जो हमारे मुखिया हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सरपंच हो, चाहे पंचायत समिति के डायरेक्टर हों या गांव के जो दूसरे मुखिया लोग, उनसे मैंने चर्चा करके एक मीटिंग मैंने करी और मैंने तय किया कि कोई व्यक्ति शहर में नहीं आना चाहिए, उसकी गांव में उसकी व्यवस्था करो ताकि उसकी रोजी रोटी की व्यवस्था करो। हमने लोगों से सहयोग से, हमारे जो शहर के मामा साहब थे, गाँव के मामा साहब, हमने 10,000 किट की व्यवस्था करके साधुसर विधानसभा क्षेत्र के सारे गाँव की व्यवस्था करी। इसके साथ साथ मेरी दूसरी प्राथमिकता थी कि जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, जितनी मेरी PSC है मेरी विधानसभा क्षेत्र की, जितने मेरे सब सेंटर है, उसमें बराबर का दवाई का बंदोबस्त है कि नहीं है, डॉक्टर और नर्स है कि नहीं है, और कल को इमरजेंसी को पड़ती है, आइसोलेशन वार्ड भी कुछ जगह हमने बनाए गए थे, क्वारंटीन सेंटर भी हमने कुछ बनाए थे, उसकी व्यवस्था देखना ताकि किसी इमरजेंसी में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। मैंने रेगुलर में सारी की सारी विधानसभा क्षेत्र में मैंने जाकर खुद मॉनिटरिंग किया है और मैंने इंश्योर किया है कि किसी प्रकार की PSC में हमारे सब सेंटर्स में दिक्कत नहीं हो। और मैं माननीय रघु शर्मा जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। इस कोरोना वायरस के दौरान भी साधुसर के जो 30 बेड का जो हॉस्पिटल था, हमने जो डिमांड रखी थी, माननीय मुख्यमंत्री ने उसकी वित्तीय स्वीकृति देके इसको भी चालू कर दिया गया है। इसके साथ साथ मैंने 2 सब सेंटर मांगे थे, वो दोनों सब सेंटर भी हमें दिए गए हैं। और जितना मेडिकल स्टाफ था, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे डॉक्टर स्टाफ हो, जितना साधुसर के लिए मांगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमें दिया, जिसकी वजह से आज ये हुआ कि साधुसर की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की, मैं ये कह सकता हूँ ये बात बिल्कुल दावे के साथ में कि गंगानगर जिले में और बीकानेर डिवीजन सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं हमारे साधुसर विधानसभा क्षेत्र की है, जिसमें किसी प्रकार की कोई लोगों को दिक्कत नहीं है। आज आप साधुसर का अस्पताल जाके देखो, जहाँ की ज़माने में 150-200 की OPD होती थी, आज मेरे 900 लोगों की OPD है। और मेरे जितने डॉक्टर हैं, तब 1-2 डॉक्टर हुआ करते हैं, आज मेरे यहाँ 12-12 डॉक्टर हैं। हर चीज़ का डॉक्टर है, मेडिकल का डॉक्टर मेरे यहाँ है, ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर मेरे यहाँ है, दूसरे डॉक्टर मेरे यहाँ है। सारी की सारी जो व्यवस्थाएं जो हॉस्पिटल पर हो सकती थी, वो सारी हॉस्पिटल की व्यवस्था है। आज ही मैंने 15 लाख रुपए जो है माननीय CO साहब को चिट्ठी भेजी है, जो परमानेंट आर्टिकल्स हॉस्पिटल में होने चाहिए,
और मेडिकल के ध्यान में रखते हुए साधु सर के अस्पताल के लिए 15 लाख रुपये की चिट्ठी मैंने आज ही दी है, ताकि हमारे जो छोटी मोटी मशीन जो हॉस्पिटल में चाहिए वो खरीदा सके। मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि प्राथमिक इस कोरोना वायरस के अंदर माननीय एमएलए साहब का जो हमारा जो एमएलए लेड का फंड है वो अगर प्राथमिक सेवाओं पे खर्च किया जाए ताकि बेहतर मेडिकल व्यवस्था हो, ताकि हमें आगे आने वाले साल 1.5 साल में हम इस बीमारी से लड़के उस पर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने आग्रह को स्वीकार किया और हमने तय किया है और मैंने व्यक्तिगत तौर पर तय किया है कि मेरा जितना भी एमएलए लेड का फंड है मैं इससे पहले मैं करीब 15 और 25 लाख रुपये मैं दे चुका हूँ, और बाकी भी पैसा मेरे को सब सेंटर बनाने की बात हो, मेरी पीएचसी में खर्च करने हो, मेरे सीएससी में खर्च करना हो, मैं उस पर खर्च करूँगा ताकि बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं जो व्यक्ति की एक मूलभूत आवश्यकता का पार्ट है उस पर वो मिले, तो हम लोग कर रहे हैं। इस दौरान काफ़ी लोगों ने ये भी कहा साहब कोरोना बहुत भयंकर बीमारी है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के नाते एक मेरी सामाजिक और एक सैद्धांतिक और एक संवैधानिक मेरी जिम्मेदारी बनती थी, मैं मेरे लोगों के बीच में खड़ा रहूँ। लोग मुझसे उम्मीद करते हैं और मैं जिस चीज़ को फॉलो करता हूँ लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है इस मौके पे मेरे इलाके में कोई भूखा नहीं सोए, कोई बीमार नहीं हो। और मैं आज आपके माध्यम से सारे प्रशासनिक अधिकारियों का, स्वास्थ्य कर्मियों का धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल मुस्तैदी के साथ में हर मुश्किल का सामना करने के लिए लोग तैयार खड़े हुए हैं। और आज इस कृपा है कि साधु सर में किसी प्रकार का हमारे यहाँ कोई कोरोना का पेशेंट नहीं है, और इस साथ विश्वास के साथ मैं उम्मीद करूँगा कि जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों ने, हमारे स्वास्थ्य अधिकारियों ने साधु शहर की जो स्वास्थ्य सेवाओं को बिल्कुल बंदोबस्त बढ़िया करके रखा है, बड़ी मुस्तैदी से इसकी तैयारी कर रखी है, और मुझे लगता है कि आने वाला समय हम बिल्कुल मुकाबला करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि कोई कोरोना मरीज हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। लॉकडाउन का चौथा अध्याय शुरू हो गया है। हम लॉकडाउन के चौथे चरण में पहुंच गए हैं। चौथे चरण में कुछ रियायतों की बात आ रही है। आर्थिक पहिए को भी चलाना है, जीवन को भी जीना है। इस लॉकडाउन के चौथे चरण में आप अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ उन तमाम दर्शकों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? करेंगे, अगर मिसयूज करेंगे तो कम्युनिटी स्प्रेड होने के पूरे उसके चांसेस है। मेरा आपके माध्यम से लोगों से अपील है कि इस लॉकडाउन फोर्थ का मायना ये नहीं है कि खुली छूट है। इसका मायना ये है कि जो आर्थिक जो नुकसान इस मुल्क को हुआ है, हमारे जो प्रदेश में हुआ है, उसकी भरपाई के लिए सरकार ने थोड़ा इसमें मॉडरेट इसको किया है। लोग सरकार की गंभीरता को समझे, और जो केंद्र सरकार के द्वारा, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो दिशा निर्देश हैं कोरोना वायरस से सेफ्टी के लिए, उसका पालन करें निश्चित तौर पे। ये व्यक्तिगत तौर पे इस देश के नागरिक को, आम व्यक्ति को समझना होगा कि बीमारी लंबी चलेगी। हमारे पास में जो सरकार की तरफ से जो उपाय हो सकते थे, राजस्थान सरकार ने पूरी मुस्तैदी से इसका मुकाबला किया है, और इस मुकाबले में जनता ने सहयोग भी किया है। मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि लोग आगे भी सहयोग करें ताकि कोरोना को हरा सकें। ये वैश्विक महामारी है, कोई एक दिन में जाने वाली तो है नहीं, वैक्सीन अभी आई नहीं है, तो जब तक वैक्सीन नहीं आ जाए तब तक हमें एहतियाती तौर पे जिस तरीके के हमारी सामाजिक परंपराएं हैं, हमारे तौर तरीके हैं, हमारे काम कर, हमारा सामाजिक सिस्टम जो हमारा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए जितना प्रिकॉशन व्यक्तिगत तौर पर अपन कर सकते हैं वो लोगों को करना चाहिए। आवाम की आवाज में आज हमारी आवाज यानी कि आवाम की आवाज के साथ जुड़े थे हमारे सादुल शहर जिला श्री गंगानगर राजस्थान के विधायक जगदीश चंद्र जांगिड़, जिन्होंने केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार और अपने विधानसभा क्षेत्र के संबंध में कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान किए गए कार्यों, केंद्र सरकार के राहत पैकेज और व्यवस्थाओं के आकलन के संबंध में अपनी बेबाक कथन आप लोगों के लिए बखूबी रखे। आवाम की आवाज, आपकी आवाज, आपके साथ जुड़ने के लिए, आपके साथ संवाद करने के लिए विभिन्न विषयों पर इस तरह से हमारे प्रबुद्ध जनों को आपसे जोड़ती रहेगी। इस संवाद को बनाए रखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और इसके साथ साथ
कमेंट्स बॉक्स में या अन्य माध्यमों से अपने विचारों से हमें अवगत करवाते रहें, ताकि आवाम की आवाज के रूप में बुलंद हो सके।